श्याम एक लकड़हारा था। एक रोज वो लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उस रोज उसकी 6 साल की बेटी निधि भी उसके साथ जंगल गई हुई थी। श्याम लकड़ियां काट रहा था और निधि यहाँ वहाँ जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से भालू पर गई जो घायल पड़ा हुआ था। अरे ये तो कितना प्यारा भालू है, लेकिन ना जाने इसे इतनी चोट कैसे लग गई। बाबा बाबा इधर आओ। क्या हुआ निधि बेटी, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन वहाँ देखो। अरे ये तो भालू का बच्चा है, लेकिन ये तो घायल है। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं ये मर ना जाए। चल बेटी, इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। वो दोनों उस भालू के बच्चे को अपने साथ घर ले आए। उस भालू को देखकर पहले तो श्याम की पत्नी ममता डर गई, लेकिन फिर उसने उसकी मरहम पट्टी की, जिसके बाद उन्होंने उसको अपने साथ ही रख लिया। उन्होंने उसका नाम डुगडुग रखा। अब निधि दिन भर उसके साथ खेलती। श्याम और ममता की निधि इकलौती बेटी थी जो अक्सर अकेले ही खेलती थी, लेकिन डुगडुग के आ जाने से अब वो काफी खुश थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज श्याम को जंगल से लौटते वक्त लकवा मार गया, जिसके बाद उसने बिस्तर पकड़ लिया, जिससे अब घर में खाने पीने की तंगी होने लगी। अब हमारा क्या होगा जी? घर में खाने के लिए भी बहुत कम बचा है। कुछ दिन में वो राशन पानी भी खत्म हो जाएगा, फिर तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यहाँ तक कि डुगडुग के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं खड़े डुगडुग की आंखों में भी आंसू आ गए। तू उदास मत हो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढकर तुम सबके खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी डुगडुग। लेकिन मैं काम भी क्या करूंगी? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता। मैं कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ जी। निधि, तू यहीं रहकर अपने बाबा का ध्यान रखना। ममता काम की तलाश में चली गई। सारा दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब क्या होगा? मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो जहाँ बैठी थी उस जगह लोगों की काफी चहल पहल थी। उसे उदास देख डुगडुग ने बीच जगह पर डांस करना शुरू कर दिया। ये तू क्या कर रहे डुगडुग? यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुझे नाचने से फुर्सत नहीं। लेकिन डुगडुग के दिमाग में तो मानो कुछ और ही चल रहा था। वो लगातार नाचे जा रहा था। तभी उसका नाच देखकर वहाँ आने जाने वाले लोग तालियां बजाने लगे और ममता के हाथों में पैसे देने लगे। इस तरह ममता के पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए। ये देख ममता काफी खुश हुई। तुम कितने अच्छे हो डुगडुग, जो इंसान का दिमाग काम नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। शाबाश। चलो अब तुम नाच नाच कर थक गए होंगे ना, तुम्हें भूख भी लगी होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाती हूँ। कहो तुम्हें क्या पसंद है? वहीं कुछ दूरी पर खड़ा ममता का पड़ोसी बबलू समोसे और छोले बनाकर बेचता था। जब भी उसके छोले समोसे बच जाते तो वो ज्यादातर डुगडुग को खाने को डाल देता, जिसे वो बड़े चाव से खाता। बबलू को देख डुगडुग ने उस तरफ इशारा किया। अच्छा, तुझे वो समोसे और छोले खाने? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। ममता ने उसे 1 प्लेट छोले और समोसे खिलाए। फिर कुछ समय बाद जरूरत का सामान लेकर वो घर आ गई। ये सब कहाँ से ले आई तुम ममता? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये सब हमारे इस डुगडुग के कारण हुआ है। इसने बाजार में ऐसा नाच दिखाया कि लोगों ने खुश होकर पैसे दे दिए। मेरे कारण तुम लोगों को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, और इस मासूम जानवर को भी। लेकिन तुम ममता इसका ध्यान रखना, बहुत से लोग इसे देखकर डर भी जाएंगे और कहीं इसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। आप बेफिक्र रहिए जी, मैं इसका खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी से सबके लिए रोटियां बना देती हूँ। हमारा डुगडुग तो बड़ा ही कमाल का है। अब ममता रोज डुगडुग को लेकर बाजार जाती और नाच दिखाकर वो पैसे कमाती, और कभी कभी भालू की पसंद के छोले समोसे भी उसे ठेले से खिलाती। लेकिन एक रोज बबलू के भाई की तबीयत खराब हो गई और वो सब छोड़कर अपने भाई के पास शहर चला गया। उस गांव में और कोई छोले समोसे नहीं बनाता था, जिस कारण अब डुगडुग को कई दिनों से छोले समोसे खाने को नहीं मिले, और इस कारण वो ठीक से खाना भी नहीं खाता। फिर एक दिन, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा रे। अच्छा चल, अभी तू ये रोटी खा ले, फिर मैं शाम को तेरे लिए छोले समोसे बना दूंगी। वाह माँ, समोसे छोले मैं भी खाऊंगी। ममता की बात सुनकर डुगडुग ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। शाम को ममता ने सबके लिए समोसे छोले बनाए। उसके बनाए हुए समोसे छोले उस बबलू के समोसे छोले से कहीं बेहतर थे, इसलिए उसने उस रोज पेट भरकर समोसे छोले खाए। धीरे धीरे समय बीता और एक रोज डुगडुग की तबीयत अचानक खराब हो गई। ममता और निधि उसे लेकर जानवरों के अस्पताल भागी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डुगडुग बच न पाया। जी देखिए, इन्फेक्शन फैलने के कारण इनकी मौत हो चुकी है।
ये सुनकर तो ममता और निधि के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसकी मौत से अब घर में मातम छाया रहता। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई जानवर गया है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का बेटा ही चला गया है। ये कहकर श्याम फूट फूट कर रोने लगा। उसके जाने के दुख में अब श्याम और भी उदास रहता, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। देखिए जी, इस दुख से खुद को बाहर निकालिए। डुगडुग के जाने का दुख सबको ही है, लेकिन आप ऐसे ही सोचते रहे तो आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी, और आपको भी कुछ हो गया तो फिर मेरा और निधि का क्या होगा। हम डुगडुग के बारे में सोचकर रोते रहे तो ऊपर से हमें उदास देखकर वो भी उदास हो जाएगा, और हम उसे उदास कैसे देख सकते हैं। ममता ने श्याम को दिलासा तो दे दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद भी डुगडुग की मौत से अंदर तक टूट चुकी थी, साथ ही घर चलाने की चिंता। पहले तो डुगडुग के नाच से उसे पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब वो क्या करे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर छोले और समोसे बनाने के सामान पर गई, जो कि डुगडुग को बड़ी पसंद थे। अब इतने सारे सामान का मैं क्या करूंगी, कहीं ये खराब ना हो जाए। पहले डुगडुग था तो ये सब खा लेता था, लेकिन अब अगर ये सामान ऐसे ही पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आज घर में कोई सब्जी भी नहीं है तो आज यही बना देती हूँ। ममता छोले समोसे बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने पति और बेटी को खाने को देती है, जिसे खाने के बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही निधि कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छे छोले समोसे बने हैं, आपके हाथों में तो जादू है जादू। अगर आप इसका ठेला लगा लो ना तो बबलू चाचा से भी अच्छे पैसे कमाओगी। हाँ, वैसे भी उनके जाने के बाद इस गांव में किसी ने भी छोले समोसे का ठेला लगाया ही नहीं। आप ठीक कहते हो जी, अब यही मेरी कमाई का जरिया बनेगा। पहले इस गांव में छोले समोसे वाला था, लेकिन अब छोले समोसे वाली का ठेला लगेगा, वो भी हमारे डुगडुग के नाम से। ममता ने अगले दिन से इसकी तैयारी शुरू कर ली और डुगडुग छोले समोसे वाली के नाम से ठेला लगा लिया। बड़े दिनों बाद गांव में छोले समोसे का ठेला लगा देखकर लोग उसके पास आने लगे। लगा दो बहन जी समोसे छोले, वैसे भी बड़े दिन हो गए छोले समोसे खाए हुए। उसके हाथ के छोले समोसे उन सबको बड़े पसंद आए। अब धीरे धीरे उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। ममता ने अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब उसके पास रोज हजारों की बिक्री होने लगी। कुछ ही दिनों में उनके हालात बदल गए। ममता ने श्याम का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया, जिससे अब वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब श्याम भी उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने ठेला छोड़ खुद की दुकान खोल ली। ममता के संघर्ष से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए और ममता के छोले समोसे मशहूर हो गए। वाह वाह अक्षरा बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है। ऐसा कर, मेरे लिए तो तू 2 रोटी और सेक दे। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, लेकिन आटा तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ। बहू, आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। अक्षरा रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी देवरानी मालिनी रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालिनी, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम भी सुकून से खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद के बर्तन तो नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, और अब 2 मिनट में फिर रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोई नहीं ढाबा है, ढाबा जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। 2-2 बहुएं हैं, फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। जब देखो दोनों आपस में गुटरगू करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए, जो भी थे पापा जी और तुम्हें दे दिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कट्टा रखा है स्टोर रूम में, और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दे। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तूने थोड़े ना। अक्षरा गुस्से में रसोई में जाती है। अरे मालिनी, ला कुकर भी इधर दे। दीदी, मेरा क्या फायदा हुआ बर्तन धोने का? आप एक एक करके फिर सब ले रही हो। अरे तो क्या करूं? तू कितना भी घिस ले, हम लोगों की मेहनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं। कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है, और हम दोनों दिन भर झक मारते हैं।
दीदी ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया है इस घर का। किसी को आखिर में एक रोटी तो किसी को एक कटोरी चावल और चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला अब दे ना बर्तन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं। अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे एक कटोरी चावल और रोटी के लिए बहू ने अपने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती, जिस वजह से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय से प्रेस कर पाती। उन दोनों के एक एक बच्चा है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोईया ब्याह कर लाए हैं। बात तो तेरी एकदम सही है, सारा दिन ठूस ठूस कर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं। अरे घर में 2-2 बहुएं पकाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम 4 दिन का राशन एक दिन में ही खा जाओ। और तो और अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं। मालिनी अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लगाने का ना मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर तो दे। अक्षरा अपनी देवरानी मालिनी को सारा प्लान समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह की चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए जरा मैं आपका शुगर नाप दूं। लेकिन बहू मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका सारा हेल्थ चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल मरे मेरे दुश्मन। अच्छा तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाथ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे अरे माता जी अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खानी। हे भगवान ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माता जी आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और पोते पोतियों को बड़े होते देखना है, तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू तू ना आज से मेरे लिए 2 ही रोटी बनाना। डॉक्टर उन सबका ब्लड सैंपल ले जाता है और शाम को रिपोर्ट लेकर आता है। माता जी मैंने कहा था ना आपको शुगर है। अब से आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है। और बाबूजी आपको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर अब से ध्यान देना है। और रेखा तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना तो। ये लो रेखा 2 चम्मच चावल। आप तो सच में 2 चम्मच लाई हो। हाँ तो इस घर की बहू हूँ, सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू मुझे बस आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज्यादा खाने के लिए मना किया है और आपने ही तो कहा था कि अब से 2 ही खाऊंगी, इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई। और अब हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सब आधा आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। तो वहीं दोनों बहुओं ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई। अक्षरा के इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था। सास ससुर और रेखा वॉक पर जाते, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते और खुद के खाने पर ध्यान देते। अक्षरा के उस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल वो डॉक्टर और उसकी वो रिपोर्ट दोनों ही झूठी थी। वैसे तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है।